हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस कोड वीटा में पूछे गए जो लोगों के मन में क्वेश्चन है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो हैं उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये जो मैंने क्वेश्चंस हैं उनके आंसर मैंने टीसीएस की ऑफिशियल वेबसाइट से निकाले हैं। क्वेश्चन जो कि टीसीएस कोड वीटा का कंपाइलर में एरर क्यों थ्रो हो रहा है, हमारा कोड बिल्कुल ठीक है तब भी हमारा एरर थ्रो हो रहा है, कि हमारा ये एट्रीब्यूट ऑफ कोड क्या होता है, प्लेगरिज्म क्या होता है, प्लेगरिज्म जो प्लेगरिज्म है वो आ कैसे जाएगा, हम कहीं से कोड उठाकर वेरिएबल चेंज कर दें तो काम चल जाएगा क्या, नहीं चलेगा क्या। ये सारे कोड के जो हम डाउट्स हैं वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लास्ट तक इस वीडियो को देखना, आपके सारे डाउट जो भी टीसीएस कोड वीटा के हैं वो सब क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में, तो अंत तक मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो डाउट है वो है कि एट्रीब्यूट ऑफ कोड का क्या मतलब होता है। तो इन्होंने आंसर में साफ साफ दिया गया है कि मैं आपको सीधे शब्दों में बता दूं कि मान लीजिए आपका कोई प्रोग्राम आया जिसमें आपको समझ में आ गया कि हाँ भाई इसमें जो है वो प्राइम नंबर का फॉर्मूला लग सकता है, लेकिन आपको प्राइम नंबर फाइंड आउट करना नहीं आता, तो आपने गीक्स फॉर गीक या हैकर एंड कहीं से भी गूगल से आपने कोई कोड उठाया या आपने अपने दोस्त का सॉल्यूशन लिया तो आपने उसको वहाँ पर सबमिट कर दिया, लेकिन आपको एट्रीब्यूट ऑफ कोड वहाँ पर देना पड़ेगा कि आपने ये कहाँ से उठाया है। जैसा कि यहाँ पे दे रखा है, ड्यूरिंग द कोड वीटा कॉन्टेस्ट अ पार्टिसिपेंट कुड रिफर टू वेब सोर्सेज एंड हैज़ टू डिक्लेयर वेब लिंक्स दे कैन वेब लिंक्स दैट दे हैव रिफर्ड बिफोर सबमिटिंग हिज और हर सॉल्यूशन ऑफ द कोड वीटा सिस्टम। दिस इज रिफर टू एज एट्रीब्यूशन ऑफ कोड। मतलब आपने जैसा वेब से कहीं से कंटेंट उठाया तो आपको वो लिंक देना होगा एट्रीब्यूट ऑफ कोड्स में कि हाँ मैंने गीक्स फॉर गीक से ये जो प्राइम नंबर का कोड है वो उठाया है, तो आपको प्लेगरिज्म नहीं थ्रो होगा। अगर आप नहीं देते हैं तो वो प्लेगरिज्म थ्रो हो जाएगा, आप कॉन्टेस्ट से सीधे सीधे बाहर हो जाएंगे। ठीक है, पहला डाउट क्लियर हो गया कि अगर आप कहीं से कोड उठाना चाहते हैं तो क्या उठा सकते हैं। जी हाँ उठा सकते हैं, आपको बस वहाँ पर लिंक देना होगा कि हाँ मैंने यहाँ से ये कोड उठाया है। जो आपको दिक्कत भी कर सकता है क्योंकि वो अगर आपका जो स्कोर है वो और दूसरे बंदे का जो स्कोर है और दोनों ने आपने कहीं से कोड उठाकर पेस्ट किया है और उस बंदे ने अपनी मेहनत से किया तो उसको वो ऊपर रख सकते हैं। लेकिन मैं यही बोलूँगा कि कहीं से कोड उठाने की कोशिश ना करें, खुद ही उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। उसके बाद है वेयर डू आई मेंशन द एट्रीब्यूट ऑफ कोड। मतलब ये जो एट्रीब्यूट ऑफ कोड है मैंने कहीं से लिंक उठाया है, कहीं से कोई कोड उठाया तो मैं उसको पेस्ट कहाँ पर करूँ, इसके बारे में इन्होंने बताया है कि जब भी आप सबमिट करते हैं तो वहाँ पर सॉल्यूशन के नीचे ऑप्शन आता है कि क्या ये आपका खुद का सॉल्यूशन है या आपने कहीं से उठाया है। तो अगर आप क्लिक कर देते हैं कि ये मेरा खुद का सॉल्यूशन है तो आपको कहीं भी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप क्लिक करते हैं कि मैंने कहीं से कुछ एट्रीब्यूट्स ऑफ कोड मैंने उठाए हैं तो आपको वहाँ पर वो लिंक पेस्ट करना होगा। अब इसमें पूछा व्हाट इज़ प्रॉपर एट्रीब्यूशन ऑफ कोड। प्रॉपर एट्रीब्यूशन ऑफ कोड है क्या, तो प्रोवाइडिंग द एंटायर लिंक और यूआरएल ऑफ द सोर्स कोड इज़ प्रॉपर एट्रीब्यूशन ऑफ कोड। यानी कि मान लीजिए आपने कोड शेफ से या गूगल से या स्टैक ओवरफ्लो से या स्टैक ओवरफ्लो .com से या फ्रेंड्स कोड से, इंटरनेट से कहीं से भी आपने कोड उठाया तो आप अगर खाली इस वेबसाइट का नाम वहाँ पर लिख देते हैं ना तो आपको वो एंट्री जो है इनकम्प्लीट एंट्री मानी जाएगी और आपकी एंट्री को एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा, आपको सीधे बाहर कर दिया जाएगा। आपको एंटायर लिंक लिखना है। मान लीजिए आपका जो कोड है वो है google.com/prime, तो आपको ये पूरा एंटायर यूआरएल वहाँ पर पेस्ट करना होगा, ना कि आप खाली google.com से काम चला सकते हैं। तो ये हो गया आपका डाउट क्लियर। मतलब आपको पूरा का पूरा लिंक जहाँ से जिस पेज से आप वो कोड को उठा रहे हैं उस पेज का पूरा एंटायर लिंक एट्रीब्यूशन ऑफ कोड में पेस्ट करना होगा। अब एक डाउट होता है कि व्हाट विल हैपन इफ़ आई डू नॉट एट्रीब्यूट द कोड आई हैव रिफर्ड टू। मतलब अगर मैंने कोड कहीं से उठाया लेकिन मैं उसको पेस्ट ना करूं तो योर सबमिशन विल बी कंसीडर्ड एज प्लेगराइज्ड। जो मैं आपको बोल रहा था कि प्लेगरिज्म कंसीडर करा जाएगा और यू विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर द नेक्स्ट राउंड। मतलब आप एलिमिनेट हो जाएंगे उस राउंड से। तो अगर आप कहीं पर पहले तो कोशिश करिए कि कहीं से कोड ना उठाएं, अगर आप उठा रहे हैं तो उसका एट्रीब्यूशन ज़रूर दे दें।
तो उसके बाद दूसरा डाउट जो है वो है आई एम गेटिंग एरर लाइक प्रोग्राम डजेंट एग्जिस्ट 404 एरर्स एंड समटाइम माई सबमिट बटन इज़ नॉट विजिबल। तो ये जो एरर है वो कभी कभी हो जाता है कि वेबसाइट पे आपको सबमिट का बटन ही नहीं दिख रहा है, या आपका प्रोग्राम आपने रिफ़्रेश करा तो प्रोग्राम डजेंट एग्जिस्ट आ गया, 404 एरर आ गया। तो इसके लिए उन्होंने बताया कि लॉगिन करने से पहले, जब आप TCS कोड वीटा की विंडो में लॉगिन करेंगे उससे पहले आप सारे जो भी कैशे फाइल्स हैं उनको डिलीट कर सकते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट से। जो भी कैशेड फाइल हैं आपकी उनको सबको डिलीट कर दीजिए। देन इंश्योर द चेक बॉक्स फॉर कैशेड इमेजेस एंड फाइल्स इज़ चेक्ड। मतलब आप एक चेक बॉक्स आएगा जब आप सारे एंट्रीज सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ पे एक चेक बॉक्स आएगा, उस पर आप क्लिक कर कर ये कर सकते हैं कि कैशेड इमेजेस एंड फाइल्स के चेक बॉक्स को आप क्लिक कर दें। उसके बाद क्लिक ऑन क्लियर डेटा एंड इग्नोरिंग दिस स्टेप माइट कॉज एररनेसली कैशेड फाइल टू मिसबिहेव ऑन द साइट। मतलब कैशेड फाइल जो अगर आपने क्लियर नहीं करी तो वो साइट पर आपको मिसबिहेव कर सकती हैं, आपकी प्रॉब्लम में ये दिक्कत आ सकती है कि आपका प्रोग्राम डजेंट एग्जिस्ट आ जाए, 404 एरर आ जाए, इस तरीके की। अब हम बात करते हैं एरर्स के ऊपर। काफ़ी सारे लोगों का है कि भैया मैंने कोड जो है वो बिल्कुल कंफर्म ठीक लिखा है, मैंने काफ़ी लोगों का कोड भी चेक किया, उनके में सिंटैक्स में कोई भी दिक्कत नहीं है, फिर भी उनका जो TCS कंपाइलर है वो एरर थ्रो कर रहा है। कुछ लोगों की दिक्कत है कि मैं अपने लोकल कंपाइलर या ऑनलाइन कंपाइलर पे सेम प्रोग्राम रन कर रहा हूँ तो वो रन हो रहा है, मुझे आउटपुट दे रहा है, लेकिन TCS कंपाइलर पर मैं कर रहा हूँ तो नहीं दे रहा। तो उसके लिए भी इन लोगों ने गाइडलाइंस दी हुई हैं। पहला एरर है कंपाइल टाइम एरर। तो अगर आपका सक्सेसफुल कंप्लीशन हो जाता है तो ये एरर नहीं थ्रो होगा। ये एरर कब थ्रो होता है इसके बारे में इन्होंने डिटेल में दे रखा है, मैं आपको सिंपल इजी वे में बता देता हूँ। सबसे पहला जो तरीका है, देखिए, जो वर्ज़न आप जिस वर्ज़न में जैसे मान लीजिए आप ऑफलाइन कंपाइलर से एग्जीक्यूट कर रहे हैं और उसका आप कर रहे हैं जावा में, तो उसका जो वर्ज़न है वो है JDK 7 और TCS वालों का जो वर्ज़न है वो है JDK 8। तो आपका ये जो कंपाइलेशन आप इसमें रन कर रहे हैं तो वो ठीक हो जाएगा, आउटपुट बिल्कुल ठीक आएगा, लेकिन सेम कोड को आप इसमें एग्जीक्यूट करेंगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। या अगर आप JDK में कंपाइल कर रहे हैं और JDK 7 TCS वालों का है तो वो आपको कंपाइलेशन एरर थ्रो कर देगा और आपका प्रोग्राम जो आपके नज़रों में बिल्कुल ठीक होगा तब भी वो आपको गलत दे देगा। ठीक है, तो ये हो गई पहली बात। अब दूसरी बात क्या हो सकती है कि मान लीजिए आप जब अपने लोकल कंपाइलर या ऑनलाइन कंपाइलर पे आप एडिटिंग करते हैं, आप प्रोग्राम बनाते हैं, तो कुछ वार्निंग्स आती हैं। वार्निंग्स को हम क्या करते हैं, जनरली इग्नोर कर देते हैं। मान लीजिए अगर आ गई कि फ्लोट और इंट को हम कंपेयर नहीं कर सकते, ये एक वार्निंग के रूप में आपको दे दिया कंपाइलर ने आपके लोकल वाले, तो आपने इसको इग्नोर कर दिया। लेकिन जब आप TCS कंपाइलर में उसको डालेंगे तो वो इसको एक एरर थ्रो कर देगा और आपका कोड जो है वो कंपाइल नहीं होगा और आपको एरर थ्रो हो जाएगा और आप दिमाग ये लगाते रह जाएंगे कि ये मेरे को दिक्कत क्यों करना है। तो अपने वार्निंग्स पर भी ध्यान दीजिए, हर एक वार्निंग को आपको डिटेक्ट कर कर उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। वार्निंग अगर होगी तो आपका TCS कंपाइलर कंपाइलेशन एरर थ्रो कर देगा। उसके बाद एक और दिक्कत है कि मान लीजिए एक टाइम पर काफ़ी सारे लोगों ने अपना कोड को कंपाइल कर दिया। मान लीजिए एक टाइम पर 10,000 लोगों ने कंपाइलेशन के लिए क्लिक कर दिया बटन पर, तो कभी कभी ये हो सकता है कि ओवरलोडिंग की वजह से TCS कंपाइलर एरर थ्रो कर दे, लेकिन इसके जो है 0.01% चांसेस हैं। ये बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होगा, ऐसा बहुत ही मुश्किल है। अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने सारी वार्निंग्स को एलिमिनेट कर दिया है, कोई भी मेरा जो वर्ज़न है उसमें दिक्कत नहीं है, जो वर्ज़न मेरा कंपाइलर मेरा ऑनलाइन है वही मेरा TCS वाला है, सेम है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप थोड़ी देर रुकिए, उसको रीसबमिट करिए और आपका कोड सबमिट हो जाएगा, अगर आपको कंफर्मेशन पूरा है कि हाँ मेरी कोड में कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये हुई कंपाइलेशन एरर की बात। उसके बाद आती है रन टाइम एरर की बात। रन टाइम एरर जो है वो दो पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया है, एक तो है सिस्टमिक फॉल्ट, एक है सबमिटेड प्रोग्राम फॉल्ट। सिस्टमिक फॉल्ट क्या होता है कि उनके सिस्टम में ही दिक्कत है। सिस्टम में दिक्कत से मतलब है उनका जो, जैसे मान लीजिए जावा का कंपाइलर ही गलत तरीके से अपलोडेड हुआ है, वो कंपाइलर जज कर ही नहीं पा रहा है, तो उसमें क्या एरर आएगा, उसमें आप कोड को सबमिट करेंगे तब भी वो उसको गलत ही देगा क्योंकि उनका कंपाइलर ही गलत है। लेकिन उन्होंने बोला है कि हमने इसको काफ़ी इम्प्रूव किया है और सिस्टमिक फॉल्ट आने का चांसेस बहुत ही कम है।
अगर ऐसा हुआ तो मान लीजिए जावा का अगर कंपाइलर गलत है तो जावा वाले जितने भी बच्चे होंगे, जितने भी लोगों ने जावा में कोड सबमिट करा होगा, उनका सब का कंपाइलर गलत ही आउटपुट दे देगा। तो इस केसेस में वो सबको कंसीडर करेंगे और आपको दोबारा चांस दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका मान लीजिए एक बंदे का प्रोग्राम गलत आ रहा है जावा में, तो इसका मतलब वो उसका सबमिटेड प्रोग्राम, मतलब उसके प्रोग्राम में दिक्कत है, उनके कंपाइलर में दिक्कत नहीं है। क्योंकि कंपाइलर में दिक्कत होगी तो सब लोगों का दिक्कत होगी, सिर्फ एक बंदे की नहीं होगी। ठीक है, तो आपके प्रोग्राम में दिक्कत है, रन टाइम एरर अगर आ रहा है तो उनकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। रन टाइम एरर आने के चांसेस क्या क्या हो सकते हैं कि मान लीजिए आपने इनपुट और आउटपुट जिस तरीके से दे रखे हैं, जैसे मान लीजिए उन्होंने कंस्ट्रेंट दे रखे हैं 10⁻18 और आप उसको इंटीजर में स्टोर करवाना चाह रहे हैं, तो आपको रन टाइम एरर थ्रो होगा क्योंकि वो इसको स्टोर नहीं कर सकता। इस तरीके से इनपुट और आउटपुट स्पेसिफिकेशन का आपको ध्यान रखना है। जो आपको इनपुट बोला है उसी तरीके से आपको लेना है, अलग तरीके से लेंगे तो आपको रन टाइम एरर आएगा। आउटपुट जो आप देते हैं उसमें मान लीजिए आप आउटपुट में मांगा कुछ और है, आप उसको अलग तरीके से दे रहे हैं, तो आपको वो रन टाइम एरर थ्रो कर देगा। उसके बाद आपको प्रोग्रामिंग वॉल्यूशन लाइक इलीगल मेमोरी एक्सेस और नल पॉइंटर एक्सेप्शन, मतलब आप किसी नल कोई वैल्यू है उसको आप एक्सेस करना चाह रहे हैं। मान लीजिए उसने इनपुट दिए हैं 3 और आपका लूप चल रहा है 4 बार, तो वो इस वैल्यू जो है वो नल वैल्यू को एक्सेस करना चाह रहा है, तो आपको रन टाइम एरर थ्रो कर देगा। आप यही सोचते रह जाएंगे ये क्यों हो रहा है। तो आपके इनपुट और आउटपुट को भी ध्यान रखना है कि किस तरीके से मैं इनपुट लेना है, कितने इनपुट लेने हैं, इन सब का भी ध्यान रखना है। रन टाइम एरर आर मोर कॉमन टू लैंग्वेज लाइक सी एंड C++, वेयर स्टैटिक टाइप चेकिंग इज लीनियंट एंड हैंस फॉल्ट मैनिफेस्ट ओनली एट रन टाइम। तो C और C++ प्रोग्रामिंग में रन टाइम एरर आने के बहुत चांसेस होते हैं क्योंकि वो स्टैटिक टाइम पे टाइप चेकिंग करते हैं। क्योंकि मान लीजिए आप इंट और फ्लोट, इंट की वैल्यू को आप फ्लोट में स्टोर करवा रहे हैं या फ्लोट की वैल्यू को आप इंट में स्टोर करा रहे हैं, इस तरीके में एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इस तरीके के एरर को आप रन टाइम एरर बोलते हैं। एनी लॉजिक मिस्टेक दैट लीड्स टू थ्रोइंग एन एक्सेप्शन रिसीव अ टेल, कोई लॉजिक मिस्टेक भी आपकी हो सकती है। लॉजिक मिस्टेक होगी तो आपको वो समझनी पड़ेगी, उसको ठीक करना होगा। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको किस किस तरीके के एरर। एक होता है TLE, टाइम लिमिट एक्सीड। मान लीजिए आपका जो सॉल्यूशन है वो बिग O ऑफ n में आना चाहिए, लेकिन आप बिग O ऑफ n² में सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो वो टाइम लिमिट आपको हर प्रॉब्लम में टाइम आउट कर एक दिया होता है, टाइम आउट 1। तो मतलब इतने टाइम में आपको प्रोग्राम करना है, अगर इससे ज़्यादा टाइम गया तो आपको TLE थ्रू हो जाएगा, मतलब टाइम लिमिट एरर। ठीक है, तो ये आपके बारे में पूरा दे रखा है। TLE तो बहुत ही सिंपल है, आपको बहुत ही रेयर केसेस में आएगा। आपको जो है वो ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन देना है। अगर आपके कंस्ट्रेंट 10⁻6 से हैं तो आप उसमें 10 बिग O ऑफ n² सॉल्यूशन नहीं दे सकते, क्योंकि ये आपको 10⁻12 तक लेके जाएगा। लेकिन एक टाइम आउट का मतलब होता है 10⁸ ऑपरेशन पर सेकंड, और आपके ऑपरेशन जो है वो 10⁻12 जा रहे हैं, तो आपको TLE थ्रू हो जाएगा, मतलब टाइम लिमिट एरर थ्रू हो जाएगा। ठीक है, ये सब उसी तरह की बातें आपको दी गई हैं कि ऑप्टिमाइज। एक होता है मेमोरी लिमिट एक्सीड। मान लीजिए कि आपने आपकी जो मेमोरी है वो कंपाइलर की ये है 60 KB, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 60 KB, और आप स्टोर करना चाह रहे हैं 1 MB की फ़ाइल। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो अगर आप ऐसा करना चाह रहे हैं तो आपको मेमोरी लिमिट एरर थ्रो हो जाएगा। जस्ट लाइक TLE अपीयर ड्यू टू लॉन्गर देन अलाउड रन टाइम। लॉन्गर टाइम अगर आपका एक्सेस कर रहा है तो TLE थ्रू होता है। मेमोरी MLE अकर्स ड्यू टू हायर देन परमिसिबल मेमोरी यूटिलाइजेशन, मतलब जितनी उन्होंने मेमोरी यूटिलाइज करने की परमिशन दी है उससे ज़्यादा आपका प्रोग्राम मेमोरी को एक्सेस करना चाह रहा है, इसलिए वो आपको दिक्कत हो रहा है। जैसे C++ में आपने कोई मेमोरी एलोकेट करी डायनेमिक टाइम में, लेकिन उसको फ्री करना भूल गए, तो आपको मेमोरी लिमिट एक्सीड होता है। जावा में अगर आप बात करेंगे तो आप जावा हीप मेमोरी जो आपको लिमिटेड मिलती है, अगर आप उससे ज़्यादा एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको मेमोरी लिमिट एक्सीड जो है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेमोरी लिमिट एक्सीड के बारे में। रॉन्ग आंसर का मतलब होता है, मान लीजिए आपका जो करेक्ट आउटपुट आना चाहिए था वो आना चाहिए था 2, लेकिन आपका प्रोग्राम जो आउटपुट दे रहा है वो दे रहा है 3, तो ये होता है रॉन्ग आंसर। मतलब जो रिक्वायर्ड आउटपुट है उसका गलत आंसर हमें मिल रहा है। ठीक है,
उसके बाद होता है एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड का मतलब है आपका सॉल्यूशन जो है एक्सेप्टेड है, मतलब जो आंसर उसको चाहिए था आउटपुट को वही आपका आउटपुट दे रहा है, तो ये एक्सेप्टेड है। प्रेजेंटेशन एरर ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। ये क्या होता है? प्रेजेंटेशन एरर होता है कि आपका सॉल्यूशन, मान लीजिए आपका आउटपुट जो है टीसीएस के अकॉर्डिंग होना चाहिए था 2 3, लेकिन आपने जो आउटपुट प्रिंट करा है वो करा है 2 3। तो आपका आउटपुट तो ठीक है, लेकिन उसको प्रेजेंट करने में आपसे थोड़ी गलती हो गई। उसको सेम लाइन में करना था लेकिन आपने अलग अलग लाइन में कर दिया, तो उसका भी मतलब एक्सेप्टेड स्टेटस है। और एंड यू कैन मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। मतलब प्रेजेंटेशन अगर एरर आ गया आपके में तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका एक्सेप्टेड सॉल्यूशन माना जाएगा। आप अगले प्रोग्राम की तरफ बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें डिफरेंस भी आपको दिया हुआ है, बोथ एक्सेप्टेड एंड प्रेजेंटेशन स्टेटस आर सेम इफ ईदर ऑफ दीज टू स्टेटस केम while evaluating your program, consider it as solved and move to the next problem। अगर दोनों में से कोई भी आपका में आ गया स्टेटस तो आप सीधे सीधे आगे बढ़ सकते हैं। पब्लिक और टेस्ट केस और प्राइवेट टेस्ट केस आपको पता ही होंगे। जो आपको सैम्पल टेस्ट केस दिए होते हैं उसे पब्लिक टेस्ट केस कहते हैं। जो प्राइवेट टेस्ट केस दिए होते हैं उन्हें हम हिडन टेस्ट केसेस कहते हैं। मतलब आपको ये टेस्ट केसेस दिखेंगे नहीं, लेकिन अगर इनको आपका प्रोग्राम आउटपुट सही नहीं दे रहा है तो आपका एक्सेप्टेड नहीं माना जाएगा। प्राइवेट टेस्ट केसेस पे आपका प्रोग्राम ठीक काम करना चाहिए, तभी आपका सॉल्यूशन जो है वो एक्सेप्ट माना जाएगा। बाकी सब ये जनरल इंस्ट्रक्शन है तो ये आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। ये तो आपका टाइम है कि इतने टाइम पर आपको देखना है। तो अब मोस्टली मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कोई भी प्रॉब्लम अगर आपकी रह गई हो तो मैं उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें हम काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर करते हैं लोगों के। और तब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।